हेलो दोस्तों और स्वागत है आपका टोटल प्रेप यूपीएससी चैनल में, जिसमें आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ आज की सारी करंट अफेयर्स का रैपिड राउंडअप। जी हाँ दोस्तों, द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस, पीआईबी और भी दूसरी सोर्सेज से वो सारी न्यूज़ जो यूपीएससी प्रीलिम्स और इसी तरह के एमसीक्यू बेस्ड एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। साथ ही साथ स्टैटिक का वो पोर्शन जो कि इन न्यूज़ के करंट अफेयर्स में आ जाने की वजह से अब रेलिवेंट हो गया है, उन सब पर एक सरसरी निगाह डालते हुए हम बहुत ही कम समय में आज की सारी करंट अफेयर्स से अप टू डेट हो जाएंगे आने वाले कुछ ही मिनटों में। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कि आज के हमारे लैंडिंग पेज पर आपकी फ्रंट स्क्रीन पर आप क्या देख रहे हैं। देखिए, आज कोई इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल डेट नहीं थी जो कि किसी एग्जाम में आ सके। ठीक है, कल नील आर्मस्ट्रॉन्ग और बज ऑल्ड्रिन चांद पर लैंड किए थे, वो दिन था। तो आज कई वेबसाइट्स ने दिया था कि आज वो चांद से वापस निकले थे। क्या, मैं नहीं समझता ये कोई ऐसा इंपॉर्टेंट डेट है जिसे याद रखा जाए। तो आज मैं मेरी एक्सीलेंट बुक्स फॉर एन ऑसम लाइफ सीरीज़ में आपके लिए आज बहुत ही मार्के की बुक लेके आया हूँ, हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल। ठीक है, हिंदी में देखिए लोक व्यवहार इसका नाम है। ये आर्गुएबली आप कह सकते हैं कि 20वीं सदी की सबसे ज़्यादा प्रभावशाली किताब है। दुनिया के बड़े से बड़े बिजनेस लीडर्स, पॉलिटिकल लीडर्स, आर्टिस्ट, थिंकर्स, फिलोसोफर्स ने माना है कि इस किताब ने उनकी ज़िंदगी में, उनकी सफलता में अपना बहुत बड़ा योगदान दिया है। ठीक है, डेल कार्नेगी बहुत बड़े मार्के के लेखक हैं। दुनिया भर में उनके कहना चाहिए नाम का सिक्का चलता है, हिंदी में जैसे मुहावरा है। ठीक है, ये देखिए लोगों के साथ कैसे व्यवहार किया जाए, लोक व्यवहार, लोगों से, लोगों के दिलों को कैसे जीत लिया जाए, हाउ टू विन फ्रेंड्स, और लोगों पर कैसे, लोगों से काम लिया जाए, लोगों के लिए काम किया जाए, लोगों को अपने साथ कैसे मिला लिया जाए। ये एक ऐसा ऐसा स्किल है, एक ऐसी प्रतिभा है जो कि कभी स्कूल या कॉलेज में आपको सिखाई नहीं जाती। ठीक है, लेकिन दुनिया भर के सफलतम लोगों से जब भी पूछा जाता है कि उनकी सफलता में उनके कौन से गुण का सबसे बड़ा योगदान रहा है, तो उन्होंने हमेशा कहा है कि लोगों को अपने साथ ले लेने की जो उनकी कला है, यही उनकी सफलता के लिए सबसे ज़्यादा जिम्मेदार है। ठीक है, तो देखिए जो इतनी बड़ी, किसी की भी सफलता में इतना बड़ा योगदान जिस प्रतिभा का होता है, वो किसी भी स्कूल या कॉलेज में सिखाई नहीं जाती है। कितनी बड़ी त्रासदी है, कितनी बड़ी आयरनी की बात है ये। इसी बात को ध्यान में रखते हुए डेल कार्नेगी ने ये किताब लिखी थी। वो प्रौढ़ शिक्षा, अडल्ट एजुकेशन की क्लास में पब्लिक स्पीकिंग सिखाते थे। अपने ही छात्रों के लिए टेक्स्ट बुक के तौर पर उन्होंने खोजा कि लोगों से व्यवहार कैसे किया जाए, इस विषय में कोई किताब अगर मुझे मिले तो मैं अपने छात्रों को रेकमेंड कर दूं। लेकिन उन्होंने देखा कि इस तरह की कोई किताब थी ही नहीं। 1930 के दशक में उन्होंने ये किताब लिखी थी। तो देखिए उन्होंने फिर खुद ऐसी एक किताब लिख दी, और इस किताब में उनके ही अपने छात्रों के असल जीवन के अनुभवों से ये पूरी किताब भरी हुई है। ठीक है, मैं दोस्तों इस सीरीज़ में, एक्सीलेंट बुक्स फॉर एन ऑसम लाइफ सीरीज़ में जो भी किताब आप लोगों को रेकमेंड करता हूँ वो सब मेरी खुद की पढ़ी हुई किताबें हैं, और मैं खुद मेरी अपनी अथॉरिटी से कह सकता हूँ कि बिल्कुल ये किताबें आपकी ज़िंदगी बदल के रख देंगी। आप वो इंसान नहीं रहेंगे जो जिसने ये किताब पढ़नी शुरू की थी। ठीक है, तो चलिए, इसलिए अगर आपके पास समय है तो मैं बिल्कुल रेकमेंड करूँगा, स्ट्रांगली रेकमेंड करूँगा कि आप ये किताब पढ़ें। और अगर आपके पास समय नहीं है तो हमेशा की तरह जैसा मैंने आपको बताया है, आप यूट्यूब पे इनके 10-15 मिनट की शॉर्ट समरी जिसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को समराइज़ कर दिया गया है, वो वीडियो भी देख सकते हैं। ठीक है, और न्यूज़ पर चलने के पहले मैं आपको बता दूं दोस्तों, आज से हाई पावर्ड एमसीक्यूज़ भी मैं मेरी वीडियो में लॉन्च कर रहा हूं। इस वीडियो के अंत में आज की करंट अफेयर्स से रिलेटेड वो एमसीक्यूज़ जो कि बिल्कुल से यूपीएससी और दूसरे एग्जाम्स में आने के लायक हैं, वो मैं आपको दूंगा, जिसके कि आंसर्स आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताएंगे। ठीक है, करेक्ट आंसर्स मैं कल की वीडियो में आप सबके साथ शेयर करूंगा। बाकी आप अगर वीडियो को देखेंगे, जिन न्यूज़ को मैंने कवर किया है, तो उसमें ही उन क्वेश्चंस के आंसर्स भी छुपे हुए हैं। ठीक है, तो और ज़्यादा टाइम वेस्ट न करते हुए चले चलते हैं आज की पहली न्यूज़ आइटम पर, जो कि है अबाउट इंडियन नेवी डूइंग ए जॉइंट एक्सरसाइज विद यूएस कैरियर स्ट्राइक ग्रुप। ठीक है, देखिए आपसे पूछा क्या जाएगा कि इंडिया ने किस देश के साथ नेवल एक्सरसाइजेज किए। ठीक है, तो आपको बताना है कि यूएस के साथ नेवल एक्सरसाइजेज किए हैं। इस एक्सरसाइज का नाम है पैसेज एक्सरसाइज। ठीक है, और इसमें कौन से जो यूएस नेवी के कैरियर के साथ हमने ये एक्सरसाइज की है, यूएसएस निमिट्स जो है नंबर 1 सबसे बड़ी, सबसे इंपॉर्टेंट इसमें है। बाकी और भी इसमें कुछ क्रूजर्स हैं, देखिए उन सब के नाम यहाँ पर आर्टिकल में दिए हुए हैं। मैं नहीं समझता किसी भी एग्जाम में आपसे इनके बारे में पूछा जाएगा। ठीक है, ये कोऑपरेशन की एक्सरसाइज है और इंटरऑपरेबिलिटी की एक्सरसाइज है। ठीक है, ये महत्वपूर्ण क्यों है? क्योंकि इंडिया का चाइना के साथ विवाद चल रहा है, चाइना का अमेरिका के साथ विवाद चल रहा है। ठीक है, दुनिया कोल्ड वॉर की तरह, शीत युद्ध की तरह इस सदी में फिर से दो खेमों में बढ़ती नजर आ रही है। एक तरफ लग रहा है जैसे चाइना, रशिया, ईरान, पाकिस्तान ये देश रहेंगे, दूसरी तरफ अमेरिका और इंग्लैंड जैसी पुरानी शक्तियां तो हैं ही। लगता है चाइना की वजह से इंडिया भी अब अमेरिका के खेमे में धीरे धीरे पुश किया जा रहा है चाइना द्वारा। हालांकि हमारे विदेश मंत्री ने एस जयशंकर जी ने आज ही इंडियन एक्सप्रेस को दिए अपने इंटरव्यू में कहा है कि इंडिया किसी अलायंस का हिस्सा नहीं बनेगा। लेकिन देखिए स्थिति ऐसी बनती जा रही है, अब इंडिया और चाइना की नेवीज तो आपस में नहीं जॉइंट एक्सरसाइजेस कर रही
रही हैं, इंडिया और यूएस की ही कर रही हैं, ठीक है। तो ये बात है, इसके लिए यहाँ पर जॉइंट एक्सरसाइज हो रही है, ठीक है। मालाबार एक्सरसाइज में कौन कौन से देश पार्टिसिपेट करते हैं? इंडिया, यूएस और जापान की नेवीज मालाबार एक्सरसाइज में पार्टिसिपेट करती हैं। इस बार ऐसी बात चल रही है कि इसमें ऑस्ट्रेलिया को भी शामिल कर लिया जा सकता है, जिसके कि चाइना हमेशा से खिलाफ रहा है। चाइना नहीं चाहता कि पैसिफिक ओशियन के सारे देश मिलकर एक तरह से चाइना के खिलाफ घेरेबंदी करें, लामबंदी करें, ठीक है। लेकिन अब व्यवस्था जैसी जिस तरह की बन रही है, इस चाइना के खिलाफ लामबंदी तो हो ही रही है। द क्वाड करके 4 देश, इंडिया, यूएस, जापान और ऑस्ट्रेलिया, पहले ही अपनी स्ट्रेटेजिक मीटिंग्स करते हैं कैसे चाइना को कंटेन किया जाए इस बात को लेके, ठीक है। इसके लिए देखिए कहा जाता है कि यूएस ने अपने निमिट्स कैरियर को यहाँ पर डिप्लॉय किया है इंडियन ओशियन में इन सपोर्ट ऑफ अ फ्री एंड ओपन इंडो पैसिफिक, ठीक है। ये कोड है, ये कहते हैं कि फ्री एंड ओपन इंडो पैसिफिक का मतलब चाइना के रेस्ट्रिक्शन से मुक्त, है ना। तो जो जो क्वेश्चन इस न्यूज़ से संबंधित इंपॉर्टेंट है वो मैंने आपको बता दिए, यू शुड मेक अ नोट ऑफ दोस। अगली न्यूज़ है, देखिए, बघेल गवर्नमेंट किक्स ऑफ स्कीम टू बाई काउ डंग। जो छत्तीसगढ़ की भूपेश सिंह बघेल सरकार है उसने योजना निकाली है गोधन न्याय योजना, ठीक है। इसके तहत क्या होगा, किसानों से गाय का गोबर 2 रुपये किलो में खरीदा जाएगा और उसी को वर्मी कंपोस्टिंग करके, वर्मी कंपोस्टिंग क्या प्रोसेस है गूगल करके रखिए, इससे रिलेटेड किसी मेंस के आंसर राइटिंग में आपको हेल्प मिल सकती है। ऐसा सच मैं नहीं समझता कि आपसे किसी एमसीक्यू में पूछेगा कि वर्मी कंपोस्टिंग क्या होती है। वर्मी कंपोस्टिंग बेसिकली कीड़ों का इस्तेमाल करके खाद बनाने की प्रोसेस है, ठीक है। तो इसी गोबर को 2 रुपये किलो किसानों से खरीद के खाद बना के उन्हीं को वापस 8 रुपये किलो में बेच दिया जाएगा, ठीक है। इससे क्या होगा, देखिए, एक तो जैसे ही गाय दूध देने और बछड़े को जन्म देने की क्षमता की उम्र के पार चली जाती है तो किसान उन्हें खुला छोड़ देते हैं। तो इन्हें जैसे कोट अनकोट आवारा मवेशी कहते हैं। तो ये एक तो किसी की खड़ी फसल को ये नुकसान पहुंचाते हैं, दूसरा सड़कों पे व्यवधान क्रिएट करते हैं, तीसरा जो ओवर ग्रेजिंग की समस्या है, जो जहाँ पर जो ज़मीन चलिए चराने के लिए, जहाँ मवेशी को घास चराने के लिए है भी, वहाँ पर इतने ज़्यादा मवेशी पहुँच जाते हैं कि ओवर ग्रेजिंग की समस्या हो जाती है। इससे डेजर्टिफिकेशन की प्रॉब्लम भी आ जाती है, ठीक है। डेजर्टिफिकेशन क्लाइमेट चेंज का एक बहुत बड़ा कंपोनेंट है और यूनाइटेड नेशन के अलग अलग इसको लेके डिक्लेरेशंस हैं और अलग अलग अंडरस्टैंडिंग्स, अग्रीमेंट्स वगैरह भी कई देशों के हैं टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन। इसके ऊपर पढ़ के रखिए, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एनवायरनमेंट से रिलेटेड कॉन्सेप्ट है, ठीक है। तो ये तो एक पहली बात तो उस समस्या को ये सॉल्व करेगा। दूसरा, ऐसा कह सकते हैं कि अगर इस खाद को किसान यूज़ करेंगे तो एक तरह से ऑर्गेनिक फार्मिंग को बढ़ावा मिलेगा। तीसरा ये होता है कि जब अगर गाय दूध देने और बछड़े देने की क्षमता में अब नहीं है और उससे किसान को अब कोई जो है आर्थिक कोई आमदनी नहीं हो रही है, लागत और जा रही है किसान की गाय के रख रखाव में, तो कई बार उन्हें कत्ल खाने, बूचड़ खाने में यानी मीट इंडस्ट्री के लिए दे दिया जाता है, जिससे कि लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन भी हमारे देश में क्रिएट हो जाती है, ठीक है। तो इन सारी समस्याओं से डील करते हुए ये गोधन न्याय योजना बनाई गई है, ठीक है। इसमें और इम्पॉर्टेंट पॉइंट क्या है, गोठान यानी काउ शेड्स बनाने की छत्तीसगढ़ सरकार की योजना है, जो कि उनकी ग्राम सुराजी योजना, देखिए इसको नोट करिए, ग्राम सुराजी योजना के तहत वो जो है गोठान बनाने की उनकी बात थी। उसके तहत उन्होंने 5000 गोठान बनाने का सोचा था, जिसमें से अब तक लगभग 2800 गोठान वो बना चुके थे। लेकिन अब ये इस योजना के आ जाने के बाद, गोधन न्याय योजना के आ जाने के बाद, वो सारे 11,630 ग्राम पंचायतें जितनी हैं छत्तीसगढ़ में, सब में एक एक गोठान वो बना देंगे, ठीक है। ये बात है। हालांकि इसके कुछ देखिए आर्टिकल में कॉन्स भी दिए हुए हैं कि कई किसानों का जो है वो कहना है कि वो नहीं इस स्कीम के तहत गाय का गोबर सरकार को बेचेंगे, क्योंकि उन्हें लगता है कि अभी वो 2 रुपये किलो गोबर सरकार को बेच तो देंगे, लेकिन उसके बाद सरकार जो 8 रुपये किलो वाली खाद लेके आएगी, वो अफसर उन पर दबाव बनाएंगे खरीदने के लिए, क्योंकि अफसरों को टारगेट दे देगी सरकार कि भाई आप ये खाद बेचिए, हम क्या करेंगे इसका रखे रखे, और फिर वो किसानों पर दबाव बनाएंगे। तो कई किसानों का ऐसा मानना है कि भाई इससे इस तरह की स्कीम से आप हमें दूरी रखिए, है ना। हर बात का देखिए प्रो एंड कॉन होता है। बाकी ऐसा ये स्कीम ऑन पेपर तो काफ़ी अच्छी लग रही है, गोधन न्याय योजना इसका नाम आप नोट करके रखिए, ठीक है। चलिए चलते हैं अगली न्यूज़ की तरफ। इट इज़ अबाउट द सीरीज ऑफ मिशंस टू मार्स, ठीक है। इस साल मैंने अपनी पुरानी वीडियोस में भी आपको बताया है, इस साल मार्स पर 3 मिशंस जा रहे हैं, ठीक है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज़ है साइंस एंड टेक के लिहाज से, बिल्कुल इससे रिलेटेड क्वेश्चन आने ही वाला है। यूपीएससी प्री में लिख के ले लो, बिल्कुल आएगा, ठीक है। उसमें क्या आएगा मैं यही बता देता हूँ कि किस देश का 3 देश भेज रहे हैं, यूएस, चाइना और यूएई। ये 3 अपने मिशन भेज रहे हैं मार्स की तरफ, और इन तीनों देशों के जो मिशन है उनके नाम क्या क्या हैं। यूएस की मिशन का नाम परसिवरेंस है, यूएई के मिशन का नाम है अमाल। अमाल अरबी वर्ड है जिसका मतलब होता है होप यानी उम्मीद। और तीसरा चाइना भेज रहा है तियानवेन 1, ठीक है। पहले इसका नाम
हॉक्सिंग वन था, पर इसका नाम अब तियानवेन वन है, ये आप नोट करके रखिए। ठीक है, इन तीनों का मैच द फॉलोइंग करके आपसे सवाल आ जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं। और एक और इंपॉर्टेंट डिफरेंस इन तीनों मिशंस में ये है कि ये तीनों मिशन थोड़े थोड़े स्लाइटली डिफरेंट ऑब्जेक्टिव्स को लेके मार्स पे जा रहे हैं। जैसे परसिवरेंस है, इसमें एक ऑर्बिटर तो है ही, साथ में लैंडर और एक रोवर भी है। इन नामों के जो शब्द हैं उनको ध्यान से सुनिए। ऑर्बिटर जाहिर बात है ऑर्बिट करता रहेगा, वो उतरेगा नहीं। ठीक है, एक लैंडर है जो कि जाके लैंड करेगा, फिर एक रोवर है। रोवर जैसे आपने लैंड रोवर गाड़ी का फोटो देखा होगा, या शायद गाड़ी भी देखी हो, तो रेंज रोवर, लैंड रोवर, इस तरह की गाड़ियाँ होती हैं। तो वो बेसिकली उस लैंडर से निकल के आप समझिए कि जैसे रिमोट कंट्रोल कार होती है उस टाइप का इमेजिन करिए। तो वो रोवर वहाँ पर मार्स की ज़मीन पे यहाँ वहाँ जाएगा, सैंपल कलेक्ट करेगा, उन पर टेस्टिंग करेगा और डेटा वापस सैटेलाइट के थ्रू अर्थ पे भेजेगा। ठीक है, यहाँ पे परसिवरेंस देखिए, दे आर हंटिंग फॉर लाइफ। ठीक है, परसिवरेंस का यहाँ पर आप देख सकते हैं इंडियन एक्सप्रेस में स्पेलिंग मिस्टेक हुई है, हंट और लाइफ किया हुआ है, हंट फॉर लाइफ होगा, ये जाहिर बात है, दे आर हंटिंग फॉर लाइफ। क्योंकि ऐसे बहुत से एविडेंस मिल रहे हैं कि मार्स में पहले शायद कभी पानी था और पहले शायद कभी क्या जीवन भी था वहाँ पर। तो इसको चेक करने के लिए वहाँ पर से हम सैंपल्स को स्टडी करेंगे। ठीक है, दे विल ऑल्सो, द रोवर इज इक्विप्ड विद स्पेशलाइज्ड इक्विपमेंट टू कलेक्ट डेटा एंड एनालाइज वेदर कंडीशंस। वहाँ पर ये भी देखेंगे कि देखिए मार्स पे कॉलोनी बसाने की अब बात चल रही है। हम सोच रहे हैं क्या कभी इंसान मार्स पर जाके रह सकेंगे, तो वेदर को एनालाइज करेंगे। मार्स के एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड बहुत ज़्यादा है, तो ये स्टडी किया जाएगा क्या उसको ऑक्सीजन में कन्वर्ट किया जा सकता है इंसानों के रहने के लिए। ठीक है, उसके बाद पहले से क्यूरियोसिटी रोवर जो है नासा का, वो वहाँ पर सन 2012 से मार्स में घूम रहा है, वहाँ से डेटा कलेक्ट कर रहा है। ठीक है, अब जो होप है यानी अमल जो है वो एटमॉस्फेरिक डेटा कलेक्ट करेगा वहाँ पे। ठीक है, वो सिर्फ ऑर्बिटर भेज रहे हैं, उनका जो व्हीकल है वो मार्स पर लैंड नहीं करेगा, वो मार्स की ऑर्बिट में चारों तरफ घूमेगा और वो वहाँ के एटमॉस्फेयर को स्टडी करेगा, वहाँ से इमेजेस खींचेगा, कैमरा उस पर भेजा गया है, स्पेक्ट्रोस्कोप भेजा गया है। क्योंकि एक बहुत बड़ी आश्चर्यजनक बात है मार्स के बारे में कि उसका एटमॉस्फेयर धीरे धीरे ख़त्म हो रहा है। उसके एटमॉस्फेयर में जो गैसेज हैं वो धीरे धीरे स्पेस में लुप्त होती जा रही हैं। अल्टीमेटली ऐसा ही चलता रहा तो एक दिन मार्स का एटमॉस्फेयर ख़त्म हो जाएगा, तो फिर कैसे इंसान जाके वहाँ रह सकेंगे। तो उसको स्टडी करने के लिए इनके ये स्पेक्ट्रोस्कोपिक एनालिसिस करेंगे वहाँ पर कि उनका जो ये है एटमॉस्फेयर है उसको क्या हो रहा है मार्स के एटमॉस्फेयर को। ठीक है, अब देखिए जो चाइना भेज रहा है तियानवेन वन, ये सॉइल स्टडी करने के लिए भेज रहा है। इसमें ऑर्बिटर, लैंडर और रोवर है और ये मार्शियन टोपोग्राफी और जियोलॉजी को स्टडी करेगा और ये स्टडी करेगा कि उनका जो सरफेस है, मार्स का जो सरफेस है उसकी कॉम्पोजिशन क्या, उसमें कौन कौन से एलिमेंट्स, कौन कौन से मिनरल्स प्रेजेंट हैं वहाँ पर। बाकी वो क्लाइमेट और एनवायरनमेंट को भी वहाँ पर स्टडी करेगा। ठीक है, तियानवेन वन जो है अगले साल की शुरुआत तक पहुँच जाएगा और हाई रेजोल्यूशन कैमरा से सूटेबल लैंडिंग साइट खोजेगा। कहीं पर, कहाँ पर, यूटोपिया प्लेनेटिया रीजन जो है मार्स का, ये भी आपसे पूछा जा सकता है कि कहाँ पर लैंड करते हैं लोग जाके वहाँ पे। तो यूटोपिया प्लेनेटिया रीजन में वहाँ पर फ़ोटो खींच के वो कोई जगह खोज के वहाँ पर लैंड कर जाएगा। ठीक है, तो ये थी मार्स रिलेटेड न्यूज़। चलते हैं अगली न्यूज़ पर, जो कि देखिए एक बहुत जाने माने बड़े मैथमेटिशियन, रिसर्चर जो है और एजुकेटर, उनका निधन हो गया है। वो है प्रोफेसर CS शेषाद्री। ठीक है, प्रोफेसर CS शेषाद्री देखिए इंडियन एक्सप्रेस में बहुत बड़ा आर्टिकल आया है इनके ऊपर में, बहुत लंबी चौड़ी कहानी लिखी गई है। उसमें से जो इंपॉर्टेंट 2 पैराग्राफ्स हैं वो मैं आपके लिए छांट के लेके आया हूँ। तो देखिए जो पॉइंट्स मैंने हाईलाइट किए आप देख लीजिए। मैथमेटिशियन थे CS शेषाद्री। ठीक है, इनको पद्म भूषण भी मिला है और शांति स्वरूप भटनागर अवार्ड भी मिला है और रॉयल सोसाइटी ऑफ अमेरिका और रॉयल सोसाइटी ऑफ ब्रिटेन का फेलोशिप मिला है और अमेरिकन मैथमेटिकल सोसाइटी की भी फेलोशिप मिली है। ठीक है, तो आप इतना जान लीजिए बहुत बड़े कद्दावर मैथमेटिशियन थे ये। ठीक है, तो इन्होंने चेन्नई में अपना मैथमेटिकल इंस्टीट्यूट भी स्थापित किया है और ये अल्जेब्राइक ज्योमेट्री की फील्ड में इनका बहुत ज़्यादा काम है। ठीक है, इनका एक बहुत फेमस थ्योरम भी इन्होंने दिया है जो कि इनके नाम पर है, द नरसिम्हन शेषाद्री थ्योरम। ठीक है, अब इसमें क्या हुआ है ये तो आप इसके बारे में विकिपीडिया पढ़ के देख सकते हैं, इससे रिलेटेड ये इंपॉर्टेंट पॉइंट नहीं है। तो नरसिम्हन शेषाद्री थ्योरम है, CS शेषाद्री मैथमेटिशियंस थे जिन्होंने चेन्नई मैथमेटिकल इंस्टीट्यूट की स्थापना की थी। उनका इस साल निधन हो गया है। ठीक है, अगली न्यूज़ पे चलते हैं। देखिए यूके ने हांगकांग के साथ अपनी प्रत्यर्पण संधि यानी एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी जो है वो सस्पेंड कर दी है। क्या हो रहा है कि यूके का ऐसा मानना है कि उन्होंने हांगकांग चीन के सुपुर्द किया था 1997 में, इस अंडरस्टैंडिंग, इस अग्रीमेंट के तहत
कि चाइना यूके में डेमोक्रेटिक जो वहाँ पे फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट चलती है उसको नहीं छेड़ेगा, ठीक है। वन कंट्री टू सिस्टम वाली पॉलिसी चलेगी। चाइना में कम्युनिस्ट वन पार्टी रूल चलता हो, पर हांगकांग से रिलेटेड कानून जो हैं वो हांगकांग की ही असेंबली बनाएगी। लेकिन अभी रिसेंटली हांगकांग में थोड़े ज़्यादा प्रो डेमोक्रेसी प्रोटेस्ट वगैरह हुए, तो उन सब को कर्व करने के लिए चाइना ने अपने यहाँ अपनी पार्लियामेंट में हांगकांग के लिए कानून बनाया कि एक ऐसी सिक्योरिटी एजेंसी चाइना की तरफ से हांगकांग में जाएगी जो कि हांगकांग में चाइना के कानून लागू करेगी। तो ब्रिटेन का मानना है कि ये उनके और चाइना के बीच में जो अग्रीमेंट हुआ था ये उसकी स्पिरिट के खिलाफ जा रही है बात। तो उन्होंने देखिए क्या किया है कि हांगकांग के साथ अपनी प्रत्यर्पण संधि को स्थगित कर दिया है। यानी अब हांगकांग में कोई चाइना का कानून तोड़ के अगर इंग्लैंड भाग आता है तो इंग्लैंड उसको चाइना के हवाले नहीं करेगा। दैट इज़ नंबर 1। नंबर 2, एक आर्म्स एम्बार्गो भी लगा दिया गया है। चाइना और हांगकांग की जो सरकारें हैं उनको छोटे छोटे वेपन्स बनाने के लिए, पुर्जे वगैरह देने के लिए उन्होंने बैन कर दिया है। अब उनको कोई भी यहाँ पर सामान वो प्रोवाइड नहीं करेंगे, ठीक है। इससे जाहिर बात है कि चाइना नाखुश है और चाइना का कहना है कि हांगकांग उसका आंतरिक मामला है, इसमें यूके और यूएस वगैरह बिना मतलब की जो है दुनिया भर में रूमर मॉन्गरिंग कर रहे हैं और उनके खिलाफ जा रहे हैं, ठीक है। लेकिन ऑस्ट्रेलिया और कनाडा ने देखिए पहले ही अपनी एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी सस्पेंड कर दी हांगकांग के साथ अर्लियर दिस मंथ, जो कि मतलब वहाँ पर अगर कोई पहले ही ऑस्ट्रेलिया कनाडा पहुँच चुका है या अब पहुँच जाए जो कि चाइना बोल दे कि वांटेड है हांगकांग में, तो वो उसको हैंडओवर नहीं करेंगे। और डोनाल्ड ट्रंप ने अपना जो प्रेफरेंशियल इकोनॉमिक ट्रीटमेंट था हांगकांग के लिए, जो कुछ व्यापार संधियाँ वगैरह थी, उनको एंड ही कर दिया है। सस्पेंड क्या करेंगे, उन्होंने एंड ही कर दिया है, ठीक है। तो चाइना के जो है इन देशों के साथ संबंध खराब होते जा रहे हैं, ये हम देख रहे हैं। चलिए चलते हैं अगली न्यूज़ पर। अगली न्यूज़ है अबाउट द रिस्क ऑफ, देखिए फिर चाइना की बात आ गई। द रिस्क ऑफ चाइना साइबर अटैक्स, डीओटी सीक्स सिक्योरिटी ऑडिट, ठीक है। डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन जो भारत सरकार की है, उसने सभी भारत सरकार की वेबसाइट्स को ये बात बोली है कि आप अपना सिक्योरिटी ऑडिट करिए, देखिए कि आप साइबर अटैक्स के कितने ससेप्टिबल हैं और इन साइबर अटैक से बचने की कोशिश करिए, ठीक है। क्योंकि इसमें ऐसा बताया गया है कि आने वाले समय में जब से इंडिया और चाइना का बॉर्डर पे डिस्प्यूट चालू हुआ है तब से इंडिया की वेबसाइट्स पे साइबर अटैक बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं, जो कि क्या कर रहे हैं, देखिए द टारगेट इज़ गवर्नमेंट इन्फो, ऐसा बोला जा रहा है। गवर्नमेंट की वेबसाइट से डिफेंस वगैरह से रिलेटेड ये पूरी जानकारी उठा ले रहे हैं, ठीक है। इसमें जो है कि ये और इस तरह के जो साइबर अटैक्स वगैरह होते हैं ये अक्सर देखा जाता है कि इनका कमांड और कंट्रोल सर्वर जो है वो चाइना में होता है। तो जाहिर बात है कि चाइना की सरकार इस तरह से साइबर अटैक कर रही है भारत सरकार की तरफ में, ठीक है। इंडियन कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम सर्टिन करके जो एजेंसी है उसने भी इस तरह की रिपोर्ट सबमिट किया कि इस तरह के अटैक्स भारत पे हो रहे हैं, ठीक है। तो सारी गवर्नमेंट की डिपार्टमेंट्स को बोला गया है कि gov.in डोमेन में अपना पूरा वेबसाइट वगैरह माइग्रेट कर दें 31 अगस्त तक, अगर उन्होंने पहले से भी नहीं कर दिया है तो, ठीक है। अब देखिए किस तरह के अटैक्स होते हैं, ये मैंने स्लाइड्स में आपको बता के समराइज़ किया है। यहाँ पर सिर्फ मेंशन कर दिया है DDoS, फिशिंग, डेटा एक्सफिल्ट्रेशन, रिमोट एक्सेस टूल, मैलवेयर और की लॉगिंग वगैरह। एक्सप्लेन सिर्फ की लॉगिंग को किया है, जैसे ट्रैकिंग एवरी की स्ट्रोक मेड बाय अ यूज़र, यानी अगर की लॉगिंग सॉफ्टवेयर अगर आपके लैपटॉप में, आपके कंप्यूटर में आ गया तो आप जो की स्ट्रोक यहाँ पर दबाएंगे वो सामने वाले के कंप्यूटर में रिफ्लेक्ट हो जाएगा, या यहीं पर से एक टेक्स्ट फाइल बनकर उसके पास चली जाएगी कि आपने क्या क्या कीज़ दबाई हैं, ठीक है। साइबर कैफ़े वगैरह में जाके पहले होता था कि लोग वहाँ से ऑनलाइन पेमेंट वगैरह करने को मना करते थे, क्योंकि ऐसे शक थे कि साइबर कैफ़े वगैरह में की लॉगिंग सॉफ्टवेयर लगाया हुआ है और आपके कार्ड और बैंकिंग डिटेल्स वो वहाँ से ले सकते हैं, ठीक है। तो आइए चलते हैं, देखते हैं किस तरह के ये साइबर अटैक्स वगैरह होते हैं। तो एक पहला है डिस्ट्रीब्यूटेड डिनायल ऑफ सर्विस अटैक, DDoS आपसे बिल्कुल एग्जाम में पूछा जा सकता है DDoS क्या होता है, ठीक है। देखिए डिस्ट्रीब्यूटेड डिनायल ऑफ सर्विस यानी कोई भी सर्वर है उस पर इतने रिक्वेस्ट डाल दो, ठीक है। मान लीजिए आपकी यूनिवर्सिटी की रिजल्ट आने वाली है, ठीक है, उसमें सब लोग आके अपना रोल नंबर डालेंगे और रिजल्ट निकालेंगे, तो ये एक तरह से सर्विस रिक्वेस्ट हुआ। तो इस तरह से अगर बहुत सारे ऐसे जितने स्टूडेंट्स को वो सर्व करने के लिए बना है सर्वर, उससे कई गुना ज़्यादा अगर आर्टिफिशियली उस पर रिक्वेस्ट डाल दिए जाए तो क्या होगा कि एक्चुअल जो स्टूडेंट अपना यहाँ पर डालेंगे रोल नंबर, उनको कोई रिजल्ट नहीं मिलेगा, क्योंकि वो आर्टिफिशियल जो रिक्वेस्ट उसके पास आ रहे हैं उन्हीं को वो सर्व करता रह जाएगा सर्वर, तो आपको कोई जानकारी नहीं दे पाएगा। तो इस तरह से ऐसा अगर मल्टीपल किसी भी
ऑर्गेनाइजेशन के मल्टीपल सर्वर्स के साथ ऐसा कर दिया गया तो उस ऑर्गेनाइजेशन का पूरा कामकाज ठप हो जाएगा। ठीक है, अगर बैंक के साथ कर दिया गया, मान लीजिए लोग ट्रांजैक्शन कर रहे हैं और ट्रांजैक्शन हो नहीं रहा है, तो कितनी ज़्यादा पैनिक फैल जाएगी। अच्छा, कैसे कर सकते हैं इतनी इतनी ज़्यादा सर्विस रिक्वेस्ट आप किसी वेबसाइट पर कैसे मार सकते हैं? इतने लोगों को आपको बिठा के रखना पड़ेगा क्या? नहीं, बॉटनेट का इस्तेमाल किया जाता है। ये भी देखिए यहाँ पर मैंने लिख रखा है, बॉटनेट इज अ नेटवर्क ऑफ ज़ॉम्बी कंप्यूटर्स प्रोग्राम्ड टू रिसीव कमांड्स विदाउट द ओनर्स नॉलेज। ठीक है, ऐसे कंप्यूटर मतलब आपका आपका बहुत सारे कंप्यूटर जो उस नेटवर्क में ऑलरेडी हैं उसमें बॉटनेट सॉफ्टवेयर डाल दिया जाएगा, जो कि उसका ओनर वहाँ पे कोई रिक्वेस्ट नहीं मारेगा सर्वर पे, पर उनकी जानकारी के बिना उनके कंप्यूटर से सर्वर पे नेटवर्क पे रिक्वेस्ट जाते रहेंगे। नेटवर्क पे बहुत ज़्यादा ट्रैफिक क्रिएट हो जाएगा, तो उसमें सर्वर उन्हीं सबको सर्व करता रह जाएगा। जो आर्टिफिशियल नकली रिक्वेस्ट मारे जा रहे हैं उन्हीं पे फंसा रह जाएगा, और जो असली रिक्वेस्ट आएंगे उनको सर्व ही नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो ये थी बात डिस्ट्रीब्यूटेड डिनायल ऑफ सर्विस की। ठीक है, अगली देखते हैं फिशिंग। फिशिंग यानी मछली पकड़ने जैसा। ये देखिए, आपको भी जो फ़ोन आते होंगे कि आपका अकाउंट बंद कर दिया गया है, या आप अपने अपने डेबिट कार्ड का अकाउंट का डिटेल दे दीजिए, पिन दे दीजिए तो हम चालू कर देंगे। इसको फिशिंग बोला जाता है, मछली पकड़ने जैसे। ठीक है, तो ये हो गई बात। डेटा एक्सफिल्ट्रेशन, नाम से ही समझ में आ रहा है, इन्फिल्ट्रेशन यानी बाहर से घुसपैठ, एक्सफिल्ट्रेशन यानी अंदर से बाहर निकालना। ठीक है, डेटा एक्सफिल्ट्रेशन ऐसा सिक्योरिटी ब्रीच है जब कोई इंडिविजुअल या कंपनी का डेटा कॉपी करके कहीं और ट्रांसफर कर लिया जाता है। तो आप समझ सकते हैं कि भारत सरकार की जो वेबसाइट्स को कोई अगर अटैक करेगा तो सबसे पहला उसका टारगेट यही रहेगा कि वहाँ जितना भी डेटा है, जितना इन्फॉर्मेशन है, कैसे ना कैसे वहाँ से निकाल लिया जाए। ठीक है, तीसरा रैट्स कहते हैं। ठीक है, रिमोट एक्सेस प्रोग्राम्स एंड टूल्स। रिमोट एक्सेस प्रोग्राम्स यानी आपके कंप्यूटर को कोई कहीं और से एक्सेस कर लिया जाए अगर। ठीक है, तो ये रिमोट एक्सेस टूल्स हो जाएंगे। सरकार की मान लीजिए सेंसिटिव जानकारी है कहीं पे, या कहीं पे कोई बैंक के सर्वर में आपकी जानकारी के बिना ही जो है वहाँ पर बैंक में जाके लोग ऐसे कमांड कर दें, रिमोटली एक्सेस कर लें बैंक के कंप्यूटर को और यहाँ से वहाँ पैसे का ट्रांजैक्शन कर दें। ठीक है, ये भी किया जा सकता है। चौथा जो पांचवी कैटेगरी है वो है मेलवेयर। मेलवेयर यानी देखिए, बोनाफाइड और मेलाफाइड दो इस तरह के वर्ड्स होते हैं लैटिन के, जिनका मतलब होता है जेन्युइन, एंड बोनाफाइड मतलब जेन्युइन होता है, और मेलाफाइड यानी मतलब जिसके कि गलत इंटेंशन होते हैं। ठीक है, तो मेलवेयर मतलब यानी बुरा सॉफ्टवेयर। ठीक है, बुरा सॉफ्टवेयर जो है वो ऐसा सॉफ्टवेयर है विच इज़ इंटेंशनली डिजाइन टू कॉज डैमेज टू अ कंप्यूटर, सर्वर, क्लाइंट और कंप्यूटर नेटवर्क। ठीक है, मेलवेयर बेसिकली आपके सर्वर को, आपके नेटवर्क को डैमेज करने के लिए बनाया गया है। ठीक है, इसमें वायरस, जो वॉर्म्स, ट्रोजन हॉर्स, रैंसमवेयर, इस तरह की चीज़ें आप गूगल करके देख सकते हैं अगर आपको उनकी जानकारी नहीं है तो। बाकी ये अपने आप में सेल्फ एक्सप्लेनेटरी हैं, इनसे रिलेटेड आपको क्वेश्चन ज़रूर से ज़रूर आ सकता है प्री में, यूपीएससी प्री में। ठीक है, चलते हैं अगली न्यूज़ की तरफ। सेंटर कैन फंड डेफिसिट एट लोअर रेट्स थ्रू डायरेक्ट मोनेटाइजेशन। ठीक है, देखिए क्या बात हो रही है यहाँ पे कि हमारे देश का डेट टू जीडीपी रेशियो जो है वो पिछले कई सालों से लगातार बढ़ते चले गया है ना। जो कि फाइनेंशियल ईयर 2012 में आप देखेंगे कि जीडीपी का 67.4% था, वो अब 2020 में जीडीपी का 72.2% हो गया है। ठीक है, प्लस ऐसा बोला जा रहा है कि कोरोना से रिलेटेड जो इस साल हमने काफ़ी पैसा बोरो किया है आरबीआई से और बाहर से, तो इसकी वजह से अब वो 87.6% ऑफ जीडीपी हो जाने के आसार हैं। ठीक है, प्लस हमारा एक्सटर्नल डेट जो हमने बाहर से लिया है वो भी 3.5% ऑफ जीडीपी होने वाला है। ठीक है, तो क्या किया जाए, इसके लिए एसबीआई की एक रिपोर्ट आई है जिसमें उन्होंने कहा है कि सिंपल आप रीमोनेटाइजेशन कर दीजिए, यानी आप आरबीआई से पैसे ले लीजिए, भारत सरकार को बोल रहे हैं। तो इससे क्या होगा कि हमारा डेट टू जीडीपी रेशियो भी नहीं बढ़ेगा, प्लस जो है हमारे पैसे की जो रिक्वायरमेंट है वो भी फुलफिल हो जाएगी। तो कैसे होगा, कोविड परपेचुअल बॉन्ड्स या इस तरह का कोई आप बॉन्ड निकाल दीजिए, आरबीआई को दे दीजिए, आरबीआई बदले में आपको पैसे दे देगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए क्या बोला जा रहा है कि डेट टू जीडीपी रेशियो जो है उसकी वजह से हम जो है हमारा डेट उतना नहीं बढ़ रहा है जितना हमारा जीडीपी जितना नीचे जाते जा रहा है, जीडीपी की ग्रोथ कम हो रही है। तो उन्होंने सरकार को ये रेकमेंड किया है कि डेट कम करने की तरफ ध्यान न दें, ग्रोथ बढ़ाने की तरफ ध्यान दें। जीडीपी ग्रोथ अगर हम बढ़ाएंगे तो हमारी डेट टू जीडीपी वाली प्रॉब्लम जो है सॉल्व हो जाएगी। ठीक है, ये डेट टू जीडीपी रेशियो हमारा कंटिन्यूसली इंक्रीज होते गया है और इसका परसेंटेज वैल्यू में 87.6% ऑफ जीडीपी है राइट नाउ। ये आपसे किसी भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। ठीक है, और कोविड परपेचुअल बॉन्ड या फिर रिमोनेटाइजेशन क्या होता है, ठीक है, ये आपसे पूछा जा सकता है एग्जाम में, या फिर किस एजेंसी ने ऐसा रेकमेंड किया है। तो आपको बताना है कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की ऐसी रिपोर्ट है जिन्होंने ऐसा रेकमेंड किया है। ठीक है, अगली न्यूज़ पे चलते हैं। देखिए, ये एक एजीआर ड्यूज़ को लेके पूरा विवाद चल रहा है टेलीकॉम इंडस्ट्री में, वो क्या है। ठीक है, ये देखिए यहाँ जो छोटा सा बॉक्स मैंने आपकी स्क्रीन के राइट साइड में आपको दिख रहा है, जिसमें मैंने बनाया है कि एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू, सरकार ने 2005 में एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू को डिफाइन किया है। उन्होंने बोला है कि एक सेल कंपनी जिस भी तरीके से पैसे कमाती है वो उसका रेवेन्यू है।
ठीक है, और उसको उसके बेसिस पर ही टैक्स देना चाहिए। लेकिन टेलीकॉम कंपनी का कहना है कि हमारा जो कोर बिजनेस है, जो कि कॉल सर्विस हम प्रोवाइड करते हैं, उससे जो पैसा आ रहा है वही हमारा एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू में आना चाहिए। बाकी हम दूसरी सर्विसेज से वैल्यू एडेड सर्विसेज बेच के या कहीं कोई चीज़ रेंट करके कैसे भी करके जो पैसे कमा रहे हैं वो हमारा कोर बिजनेस तो नहीं है, तो वो हमारा ग्रॉस रेवेन्यू उसमें कैलकुलेट नहीं होना चाहिए और वो अलग से उस पर टैक्स बनना चाहिए। और चूंकि वो अमाउंट कम है तो उस पर कम रेट पे टैक्स लगेगा, है ना। तो सरकार का कहना था कि नहीं भाई ऐसा नहीं है। फिर देखिए TDSAT यानी टेलीकॉम डिस्प्यूट सेटलमेंट एंड एपेलेट ट्राइब्यूनल जो है, तो उन्होंने आज बोला कि कंपनी की डेफिनेशन सही है। इसको सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया गया, तो 2019 में सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि नहीं, सरकार की डेफिनेशन सही है, सारी जितनी भी आपकी अर्निंग है उस सब पे आपको टैक्स देना है, प्लस पिछले 10 साल से आप जो टैक्स नहीं दे रहे हैं वो उस पर भी आपको टैक्स देना है। ठीक है, कितनी तो कंपनियां इंडिया में बंद हो गई, मैक्सिमम इंडिया की टेलीकॉम कंपनियां बंद हो चुकी हैं। उनको भी बोला गया कि जितने समय आपने बिजनेस किया था वो सब आप दीजिए, जो बैंकरप्ट हो गए हैं वो पता नहीं कहाँ से देंगे। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट इस तरह के फैसले बीच बीच में देती रहती है। अब कंपनियां अक्टूबर 2019 से घिघिया रही हैं, यहाँ वहाँ जा रही हैं, लग रहा है कि टेलीकॉम सेक्टर ही पूरा बैठ जाएगा ऐसे में। तो अब कल जो है सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले पर बोला है कि जो हेयरिंग हो रही है अभी फिलहाल, उन्होंने बोला है कि ये फिर से तो अब मुद्दा उठाना ही मत कि AGR को फिर से अब कैसे रिडिफाइन करें वगैरह वगैरह, इस पे हम फैसला दे चुके हैं। अब अगर कंपनियां पैसा नहीं देती हैं उन पे कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का मामला लगाया जाएगा। खैर फरवरी में ही सुप्रीम कोर्ट ने बात बोल दी थी कि पैसा दे दो। सरकार ने ये प्लान लेके आई थी कि 20 साल में कंपनियां चलो पैसा दें। ठीक है, 20 साल में पैसा देंगे तो तुरंत से बैंकरप्ट हो जाने की स्थिति नहीं रहेगी टेलीकॉम कंपनियों की। सुप्रीम कोर्ट का ये भी कहना है कि नहीं, 20 साल भी बहुत ज़्यादा समय है। या आइडिया वाले जो कह रहे हैं कि 15 साल में देंगे, भी बहुत ज़्यादा समय है। उन्होंने बोला कोई रीजनेबल टाइम फ्रेम आप निकालिए। 15 साल में आप पुराना बैक टैक्स, आप बैक जो आपके ड्यूज़ हैं टैक्स के, वो आप नहीं 15 साल में देंगे, ऐसा आप नहीं बोल सकते हैं। ठीक है, तो ये न्यूज़ देखिए, ये जो पूरी घटना है, जो पूरी मैंने आपको बताई, घटनाक्रम मैंने आपको बताया, और TDSAT जो है वो कौन सी अथॉरिटी है वगैरह, और एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू क्या होता है, ये आपसे पूछा जा सकता है UPSC प्री में। ठीक है, चलते हैं आज की अगली न्यूज़ पे कि जो अभी कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 जो है वो अब इस मंडे से नोटिफाई होने वाला है। नोटिफिकेशन क्या होता है ये आपको पता होना चाहिए। कोई भी कानून जब पार्लियामेंट पास कर देती है तब वो तुरंत कानून नहीं बन जाता है जब तक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया उसको उसकी जानकारी सभी सरकारी विभागों को ना दे दे। उसका एक नोटिफिकेशन निकलता है भारत सरकार की तरफ से, तब माना जाता है कि ये एक्ट अब नोटिफाई कर दिया गया, अब ये कानून बन गया है। ठीक है, इस बार जो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट है 2019 का, उसमें ई-कॉमर्स की जो वेबसाइट्स हैं, ई-कॉमर्स के बिजनेस के लिए बहुत सारे उसमें रूल्स एंड रेगुलेशंस आए हैं जो कि मैंडेटरी हैं। इसके पहले ई-कॉमर्स का जो बिजनेस था, माना जाता था कि नया नया इंडिया में चालू हुआ है, बहुत ज़्यादा सरकार उसको बहुत ज़्यादा गाइडलाइन देने से बचती थी और ऐसे एडवाइजरीज जारी करती थी कि आप लोग ऐसा करिए, ठीक रहेगा ऐसा करके। पहली बार ऐसे मैंडेटरी रूल्स उनके लिए लाए गए हैं। ठीक है, किस तरह के रूल्स लाए गए हैं कि ई-कॉमर्स एंटिटी जो है उनको हर तरह की डिटेल अपनी वेबसाइट पर प्रोवाइड करनी पड़ेगी, रिलेटेड टू रिटर्न, रिफंड, एक्सचेंज, वारंटी, गारंटी, डिलीवरी, शिपमेंट, मोड्स ऑफ पेमेंट, ग्रीवेंस रिड्रेसल मैकेनिज्म, पेमेंट मेथड, सिक्योरिटी ऑफ पेमेंट मेथड वगैरह वगैरह। ठीक है, उनको ग्रीवेंस रिड्रेसल यानी कस्टमर ने बोला कि हमें शिकायत है तो उसके लिए भी बहुत बढ़िया सिस्टम बना के रखना पड़ेगा, वो इग्नोर करके नहीं चल सकते। अमेजॉन, फ्लिपकार्ट वगैरह देखिए, इस तरह की जो वेबसाइट्स हैं इनका पहले से ही ग्रीवेंस रिड्रेसल सिस्टम पूरा चाक चौबंद है। आप तुरंत उनसे जैसे ही आप उनसे संपर्क करेंगे वो तुरंत हरकत में आ जाते हैं। पर ई-कॉमर्स की और भी बहुत सारी वेबसाइट्स हैं, आपके भी कई इस तरह के अनुभव रहे होंगे कि आपने मान लीजिए फ्लावर्स ऑर्डर किए और वो टाइम पे नहीं पहुंचे, अब इसका कोई समाधान नहीं है। आपने बोला कल किसी का बर्थडे, आपने फ्लावर्स भेज दिए और उस दिन पर वो कंपनी फ्लावर्स नहीं डिलीवर कर पाई, तो अब हिसाब से आपको पैसे वापस हो जाने चाहिए, या एटलीस्ट सेम डे डिलीवरी के जो पैसे लेते हैं वो वापस हो जाने चाहिए। पर वहाँ पर आपकी कोई सुनवाई नहीं करेगा। कई वेबसाइट से आप ऑर्डर करेंगे, वो आपको अपडेट नहीं करते हैं कि ऑर्डर में डिले हो रहा है या सामान कब पहुँच रहा है वगैरह वगैरह। तो यानी जो मेन प्लेयर्स हैं उनको छोड़ के बाकी प्लेयर्स को देखा जाए तो बहुत ज़्यादा वो हिसाब से चल भी नहीं रहे थे। तो सरकार अब उनके लिए कानून ही ले आई है बाकायदा कि नहीं, आपको इसी हिसाब से चलना पड़ेगा। तो किस इस कानून में देखिए और कौन कौन से ऐसे फैसिलिटीज़ दी गई हैं कस्टमर के लिए कि जैसे ही कोई कंप्लेन करेगा कंज्यूमर तो उसको 48 घंटे के अंदर एक्नॉलेज करना पड़ेगा और 1 महीने के अंदर उसको रिड्रेस कर देना पड़ेगा। ठीक है, ये इस एक्ट के बारे में बताया जा रहा है। और भी क्या बोला जा रहा है कि सेलर्स कैन नॉट रिफ्यूज़ टू टेक बैक गुड्स और विड्रॉ सर्विसेज और रिफ्यूज़ रिफंड्स, यानी सामान बेच दिया तो वापस नहीं होगा, ये आप नहीं कह सकते। या आप सामान बेच रहे थे, फिर जैसे अचानक आप ऑर्डर प्लेस करते हैं, बीच में ऑर्डर कैंसिल हो जाता है, वो अब नहीं कर सकते इन लोग। ठीक है, या पैसा वापस नहीं करेंगे, ये आप नहीं बोल सकते। फिर डिफेक्टिव डिफिशिएंट प्रोडक्ट वगैरह आप डिलीवर करते हैं तो आप पर बिल्कुल सज़ा लगाई जाएगी, आपको पैसा वापस करना पड़ेगा। रूल्स देखिए अब ये भी बताते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट बात, कि कौन से जो प्रोडक्ट है वो कौन से देश में मैन्युफैक्चर हुआ है।
ठीक है, ये आपको बिल्कुल साफ साफ मेंशन करना पड़ेगा। ये जाहिर बात है ये किस तरफ टारगेटेड है, जो अभी बात चलती है कि चाइना के प्रोडक्ट्स का बायकॉट कर देंगे, चाइना का बनाया सामान नहीं खरीदेंगे इस तरह से, तो हमको तो मैक्सिमम सामान में पता ही नहीं रहता है कि चाइना में बना है नहीं बना है। ठीक है, मैक्सिमम प्रोडक्ट्स हमारे देश के चाइना में ही बनते हैं। जैसे ही क्या कहते हैं कंट्री ऑफ मैन्युफैक्चरिंग दिखाया जाएगा वेबसाइट्स पे, तो आप देखेंगे कि पूरी वेबसाइट चाइना 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 से भर गई हैं। ठीक है, तो इस तरह की बातें हैं। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019, आपसे सवाल पूछा जाएगा विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019। ठीक है, तो जो जो पॉइंट्स मैंने आपको बताए हैं उन सबको याद करके रखिए। 48 घंटे में एक्नॉलेज करना है और 1 महीने में कंज्यूमर की ग्रीवेंस को रिड्रेस करना है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसमें आपको कन्फ्यूज़ किया जा सकता है। ठीक है, अगली न्यूज़ पे चलते हैं। इंडिया एम्स टू पेयर PSU बैंक काउंट टू जस्ट 5। ठीक है, भारत सरकार की ऐसी योजना है कि अब सिर्फ 5 बैंक हम हमारे पास रखेंगे। भारत में अभी 12 बैंक है। ठीक है, बाकी प्लान हो रहा है कि बाकी के जो बैंक है उनमें मेजॉरिटी स्टेक बेच दिया जाएगा। तो एकदम से एक तो सरकार में आप देख ही रहे हैं कि फिस्कल डेफिसिट को कैसे डील किया जाए, इस बात पे लोग सोच रहे हैं, है ना। दूसरा क्या हो रहा है कि ऐसे लग रहा है कि जो हमारे बैंकों में ऑलरेडी NPA का प्रॉब्लम था, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स का प्रॉब्लम था। ठीक है, 5 साल से UPSC के जो एस्पिरेंट्स हैं वो पढ़े जा रहे हैं NPA क्या होता है क्या नहीं होता है। सरकार एक के बाद एक कदम उठाए जा रही है, जो कि बेसिकली इकोनॉमिक्स साइड का सिलेबस ही बढ़ाते जा रही है। ठीक है, अब यहाँ पर डर है कि इस मामले में अब हमारी इकोनॉमी को जो इतना बड़ा बट्टा लग गया है कोविड-19 की वजह से, अब $20 बिलियन हमको पंप करना पड़ेगा पब्लिक सेक्टर बैंक में NPS से डील करने के लिए। जो बेसल नॉर्म्स मेंटेन करने के लिए, उनका जो रिस्क टू कैपिटल, जो रिस्क टू एसेट रेशियो है, वो मेंटेन करने के लिए हमें $20 बिलियन पब्लिक सेक्टर बैंक्स में पंप करना है। वो पैसा कहाँ से आएगा, उसका हम इक्विटी बेच के पैसा गार्नर करेंगे। हालांकि इस साल ऐसा करने की योजना नहीं है, क्योंकि मार्केट अभी अनफेवरेबल है, मार्केट में कोई पैसा लगा नहीं रहा है, किसी के पास अभी पैसे नहीं है समझिए। ऐसे में आप अगर मार्केट में स्टेक लेके आते हैं, शेयर लॉन्च करते हैं, तो बहुत ही कम रेट पे उसको बेचना पड़ेगा। ठीक है, कौन कौन से बैंक में मेजॉरिटी स्टेक बेचने की बात है, तो बैंक ऑफ इंडिया, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, इंडियन ओवरसीज बैंक, यूको बैंक, बैंक ऑफ महाराष्ट्र और पंजाब एंड सिंध बैंक, इन सबको बेसिकली प्राइवेटाइज किया जा रहा है। ठीक है, कौन कौन से बैंक प्राइवेटाइज किए जा रहे हैं, NPA वगैरह, ये सारे पॉइंट्स जो मैंने आपको बताया ये आप याद करके रखिए, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो दोस्तों हम आ चुके हैं आज के हाई पावर्ड मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस पे। ठीक है, अगर आपने मेरी वीडियो को ध्यान से सुना है तो इसमें से हर एक क्वेश्चन को आप आराम से आंसर कर पाएंगे। ठीक है, और सारे कुछ एक में ऑप्शंस थोड़े से ट्रिकी हैं, तो एलिमिनेशन मेथड से अगर आप मार्क कर रहे हैं तो ध्यान से मार्क करिएगा। मुझे आप कमेंट सेक्शन में लिख के इन सबके आंसर्स बताइए। ठीक है, बाकी आने वाली वीडियो में मैं इसके आंसर्स डालूंगा। सबसे पहला क्वेश्चन है, विच कंट्री डिड इंडिया पार्टिसिपेट इन पैसिक्स विथ। ठीक है, पैसिक्स जो एक्सरसाइज है उसमें इंडिया ने किस देश के साथ पार्टिसिपेट किया है। आपके ऑप्शन है A US, B जापान, C ऑस्ट्रेलिया, D UK। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन है, गोधन न्याय योजना हैज़ बीन लॉन्च्ड बाय विच स्टेट गवर्नमेंट। कौन सी राज्य सरकार ने गोधन न्याय योजना लॉन्च की है। A छत्तीसगढ़, B झारखंड, C बिहार, D हिमाचल प्रदेश। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन है, अमल। अमल क्या है। अमल इज A यूपी गवर्नमेंट स्कीम ऑन उर्दू एजुकेशन, B UAE's मिशन टू मार्स, C एन NGO इन पाकिस्तान वर्किंग फॉर पीस, एंड D टाइटल ऑफ अ रिसेंट बॉलीवुड मूवी। ठीक है, आपको चौथा क्वेश्चन है, UK रिसेंटली सस्पेंडेड इट्स एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी विथ विच कंट्री। किस देश के साथ US ने अभी अपनी, UK ने, इंग्लैंड ने अपनी प्रत्यर्पण संधि खारिज कर दी है। A इंडिया, B सीरिया, C अफगानिस्तान और D चाइना। ठीक है, देखिए पांचवें क्वेश्चन पे आते हैं, विद रिलेशन टू साइबर अटैक्स DDoS मीन्स। DDoS का क्या मतलब है, फुल फॉर्म क्या है। A डिस्ट्रीब्यूटेड डेटा ऑपरेटिंग सिस्टम, B डायरेक्ट डैमेज टू द ऑपरेटिंग सिस्टम, C डिविएटिंग डायरेक्शन टू ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर, और D डिस्ट्रीब्यूटेड डिनायल ऑफ सर्विस। ठीक है, ये आपको बताना है। उसके बाद सिक्स क्वेश्चन है, फॉर द पास्ट मेनी ईयर्स इंडियाज डेट टू GDP रेशियो। भारत का डेट टू GDP रेशियो जो है वो पिछले कई सालों से क्या हो रहा है उसके साथ। A इट हैज़ रिमेन्ड स्टेबल, B इट हैज़ ग्रोन कंसिस्टेंटली, C इट हैज़ बीन डिक्लाइनिंग, और D इट हैज़ बीन गोइंग अप एंड डाउन। क्या हो रहा है ये आपको बताना है। ठीक है, सेवंथ क्वेश्चन है, इन रिलेशन टू द AGR ड्यूज ऑफ टेलीकॉम इंडस्ट्री द सुप्रीम कोर्ट हैज़। AGR ड्यूज टेलीकॉम इंडस्ट्री के जो है उनके बारे में सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया है। A इट हैज़ ओवरटर्न्ड TDSAT's डिसीजन, B इट हैज़ इम्पोज्ड अ स्टे ऑन TDSAT's डिसीजन, C इट हैज़ अग्रीड विद द TDSAT डिसीजन, और D नन ऑफ द अबव। ठीक है, और आठवां और आखिरी क्वेश्चन आज का जो हाई पावर्ड MCQ है वो है, इंडिया हैज़ मर्ज्ड X नंबर ऑफ बैंक्स लास्ट ईयर। X इज कितने बैंकों को पिछले साल भारत सरकार ने मर्ज कर दिया है। A 12, B 10, C 8 एंड D 6। ठीक है, इन सब के आंसर्स आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए। मैं मेरी कल की वीडियो में इन सब के आंसर्स आप सबके साथ शेयर करूंगा। बाकी इनके आंसर्स मेरी आज की वीडियो में ही हैं।
ठीक है। अगर किसी में आपको डाउट है, आप उस पर्टिकुलर न्यूज़ आइटम पे जाके देख सकते हैं, आपको वहाँ उसके आंसर मिल जाएंगे। ठीक है गाइज, ये जो 8 क्वेश्चन है, आप मान के चलिए इसमें से 1-2 ज़रूर यूपीएससी प्री में आ जाएंगे। ठीक है, अगर ये क्वेश्चंस आपने अच्छे से प्रिपेयर कर लिए, मान के चलिए मेरे वीडियो से जो प्रिपरेशन आपकी हो रही है, आप करंट अफेयर्स यूपीएससी प्री के 50% क्वेश्चंस इसी से बना देंगे आप। ठीक है, तो थैंक यू गाइज, ये थी आज की करंट अफेयर्स की कवरेज। मुझे उम्मीद है कि आपको मेरा अप्रोच पसंद आया होगा, और अगर मेरे वीडियोस आपको पसंद आ रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, मेरे वीडियोस को लाइक करिए, नोटिफिकेशन बेल को दबाइए, अपने फ्रेंड्स के साथ मेरी वीडियोस को शेयर करिए, और कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए कि और किस तरह की वीडियोस आप देखना चाहेंगे। ठीक है, थैंक यू गाइज, मिलते हैं कल।